हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 का सिलेबस मैं गेटवे क्लासेस ऐप पर कंप्लीट करा चुका हूं और आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 के वन शॉट वीडियो लेक्चर, जहां पर मैं आपको एक ही वन शॉट वीडियो लेक्चर के अंदर एक कंप्लीट यूनिट का रिवीजन कराऊंगा। और वन शॉट वीडियो लेक्चर मैं स्टार्ट करूंगा यूनिट नंबर 3 से। तो आज जो हमारा वन शॉट वीडियो लेक्चर होगा वो यूनिट नंबर 3 का होगा। अब मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूं कि किस सीक्वेंस में वन शॉट वीडियो लेक्चर्स आएंगे। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 3 जिसको हम आज ही कंप्लीट करेंगे, इसके बाद यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 5 के बाद हम वापस आएंगे यूनिट नंबर 1 पे, यूनिट नंबर 1 और उसके बाद यूनिट नंबर 2। तो इस सीक्वेंस में आपको वन शॉट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। अब जैसा कि आप सभी स्टूडेंट पहले से जानते हैं कि यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 ये तीनों यूनिट स्टैटिक्स के हैं और तीनों की तीनों यूनिट जो है एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तीनों यूनिट बहुत ज्यादा आसान भी हैं। इन तीनों यूनिट में आपको सिर्फ फॉर्मूले को याद करना है, फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखना है और उसके बाद तो कैलकुलेशन बचेगी और कैलकुलेशन के लिए आपके पास कैलकुलेटर है। तो इसलिए सभी स्टूडेंट सबसे पहले यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 को अच्छे से रिवाइज करें और उसके बाद यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 को रिवाइज करें। ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स 4 में ये तीनों यूनिट काफी ज्यादा आसान है। अब मैं आपको बताता हूं कि वन शॉट वीडियो लेक्चर की हेल्प से आप लोग कम समय में अपने रिवीजन को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, वन शॉट वीडियो लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखना है और साथ साथ आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ध्यान रहे, क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन पार्ट छोड़ देते हैं कि ये तो हम कर लेंगे, लेकिन फिर बाद में जाकर कैलकुलेशन ही क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। इसलिए आपको कैलकुलेशन के साथ पूरा कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अपने आंसर को मैच करना है कि आपका आंसर करेक्ट आया है या नहीं आया, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो इस तरीके से आपको वन शॉट वीडियो लेक्चर की हेल्प से कम समय में अच्छे से आपकी अपनी तैयारी को करना है। अब आपको रिवीजन के लिए नोट्स की भी जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा वन शॉट वीडियो लेक्चर्स है उनके नोट्स आपको कहां पर मिलेंगे। तो वन शॉट वीडियो लेक्चर के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको मिलेंगे गेटवे क्लासेस ऐप पर। अगर अभी तक कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने गेटवे क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो पहले गेटवे क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें। ऐप का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट नंबर 3। तो अकॉर्डिंग टू एकेटीयू यूनिवर्सिटी हमारी जो यूनिट नंबर 3 है वो है स्टैटिस्टिकल टेक्निक फर्स्ट। अब यहां पर देखते हैं कि इस यूनिट का सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक हमें इस यूनिट के अंदर रिवाइज करने हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, ये हमारा यूनिट नंबर 3 का कंप्लीट सिलेबस है, 100% सिलेबस है, जो कि इस साल का नया सिलेबस है। ध्यान दीजिएगा जरा, यहां पर सबसे पहले जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो है ओवरव्यू ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, क्योंकि यहां से कभी कभी केवल 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन ये आपको पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि यहां पर हम सीखेंगे कि मीन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट तो मीन कैलकुलेट करना आता ही होगा, बस एक बार उसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। क्योंकि मीन जब आप कैलकुलेट करना सीख जाएंगे तो आपको मूवमेंट को फाइंड करने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि मूवमेंट के अंदर भी हमें मीन को कैलकुलेट करना होता है। बात समझ में आ गई? उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक मूवमेंट, उसके बाद स्क्यूनेस एंड कोर्टोसिस। ये जो तीनों टॉपिक हैं, ये तीनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यहां से यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आता है ना। हर बार आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा के तो आपको यहां से एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा दिखाई देगा। साथ ही साथ यहां से एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है ना। एक 7 मार्क्स का और एक 2 मार्क्स का। 7 मार्क्स का तो कंफर्म है, 2 मार्क्स का आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कर्व फिटिंग। तो ये सारे टॉपिक कर्व फिटिंग के अंदर ही आते हैं, है ना। तो कर्व फिटिंग अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन मान के चलिए कि आना ही आना है। कितने मार्क्स का? 7 मार्क्स का। दूसरी चीज, ये जो कर्व फिटिंग वाला टॉपिक है ये इन तीनों टॉपिक से भी ज्यादा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि यहां पर कैलकुलेशन काफी कम है।
देखिए ये भी तीनों आसान है, लेकिन यहां पर कैलकुलेशन ज्यादा है। ये आसान है क्योंकि यहां पर कैलकुलेशन क्या है, बहुत ही सिंपल है, तो कैलकुलेशन की भी इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। उसके बाद आगे चलते हैं, दो टॉपिक हमारे पास और बचते हैं, पहला कोरिलेशन एंड रैंक कोरिलेशन और उसके बाद रिग्रेशन एनालिसिस। अगेन दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा आसान है क्योंकि यहां पर भी कैलकुलेशन कम है ना। और अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यहां से मान के चलिए कि एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जनरली रिग्रेशन एनालिसिस का होता है, कभी कभी रैंक कोरिलेशन और रैंक कोरिलेशन का भी आ जाता है। दूसरा, यहां से एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी जनरली हर साल पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस यूनिट का ये हमारा कंप्लीट सिलेबस है, कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं और अपने पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा ओवरव्यू ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। देखिए सेंट्रल टेंडेंसी को आप क्लास 8-9 से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो सेंट्रल टेंडेंसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल टेंडेंसी होती है वो होता है हमारा मीन। क्या होता है? मीन। और मीन कैलकुलेट करना मुझे लगता है सभी स्टूडेंट को अच्छे से आता है। तो मीन जो है वो हमारी पहली सेंट्रल टेंडेंसी है, अर्थमेटिक मीन या मीन। उसके बाद मीडियन है, मॉड है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इस यूनिट के लिए आपको क्या आना चाहिए, तो वो आपको आना चाहिए मीन। बात समझ में आ रही है? देखिए मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इनको आप अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको मीन को कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में पहले टॉपिक से, इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, तो वो क्वेश्चन मीन का ही होगा, उसमें आपको मीन पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मीन को देखते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मीन हम किस तरह के डेटा का कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है मीन के लिए हमें क्वेश्चन में डेटा गिवन होता है। अब ये जो डेटा आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, ये किस टाइप का डेटा होगा, इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए डेटा हमारे पास 2 टाइप का होता है, एक अनग्रुप डेटा और दूसरा होता है ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा के अंदर 2 टाइप की सीरीज आती हैं, एक तो इंडिविजुअल सीरीज और दूसरी डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज वो होती है जहां पर डेटा की आपको फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती, है ना। देखिए अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सी सीरीज क्या कैसी होती है। डिस्क्रीट सीरीज जहां पर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, लेकिन यहां पर फ्रीक्वेंसी के साथ साथ आपको क्लास इंटरवल भी गिवन होता है। डिसकंटिन्यूअस सीरीज, इसका यूज नहीं है हमारी यूनिट के अंदर, तो इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मीन को देखते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए मीन को कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं, जो आप ऑलरेडी क्लास 10th में भी डिटेल में पढ़ चुके होंगे, है ना। कौन कौन से? डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। अगर आपको याद होगा ना तो 10th क्लास में यहां से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे बोर्ड एग्जाम में, है ना। चलिए कोई बात नहीं, हमें तो यहाँ पर केवल मीन को कैलकुलेट करना सीखना बहुत ही आसान होता है। तो पहला मेथड डायरेक्ट, उसके बाद शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए मीन को आप तीनों में से किसी भी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, तीनों मेथड से आंसर तो सेम ही आता है। अब यहां पर 3 मेथड हम क्यों यूज करते हैं जबकि आंसर तीनों से सेम आता है? तो उसका रीजन ये है कि अगर आपके पास डेटा सिंपल होता है तो हम डायरेक्ट मेथड लगाते हैं, डेटा अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बड़ा डेटा होता है जहां पर कैलकुलेशन टफ हो जाती है, वहां पर हम शॉर्टकट मेथड का यूज करते हैं। और अगर शॉर्टकट मेथड में जो हम डेविएशन निकालते हैं, अगर उस डेविएशन में कोई कॉमन फैक्टर हमें दिखाई देता है, तो उसके बाद हम लगा देते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, क्योंकि वहां पर कैलकुलेशन और ज्यादा आसान हो जाती है। अब यहां पर इस यूनिट के अंदर जहां पर भी हमें मीन को कैलकुलेट करना होगा, हम मैक्सिमम जगह पर डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि यहां पर हमारे पास बीटेक में हमारे पास कैलकुलेटर अलाउ होता है। भाई 10th क्लास में तो हमारे पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता था, इसलिए हम कैलकुलेशन के हिसाब से मेथड को चूज करते थे। लेकिन यहां पर ऐसी भी प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहां पर हमारे पास कैलकुलेटर अलाउ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं मीन को कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इंडिविजुअल सीरीज की। किसकी बात करेंगे? इंडिविजुअल सीरीज की बात करेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज का मीन कैसे कैलकुलेट होता है। ध्यान दीजिएगा जरा, इंडिविजुअल सीरीज का मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल सीरीज कैसी होती है ना। तो देखिए इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती, पहले इंपॉर्टेंट बात। इंडिविजुअल सीरीज में आपको ऑब्जर्वेशन गिवन होते हैं, जैसे यहां पर देखो हमारे पास n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, x1 x2 x3 xn, है ना।
तो आपको इन सभी ऑब्जर्वेशन का क्या निकालना, मीन निकालना है। तो मीन निकालने का यहां पर जो हमारा डायरेक्ट मेथड होता है, अब देखो यहां पर डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला देखिए क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपके पास जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबका आप सम करेंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास मीन आ जाएगा। और मीन का जो हमारा फॉर्मूला है, अगर आप इस फॉर्मूले को सिंपल तरीके से लिखना चाहते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं समेशन एक्स अपॉन सम एन। समेशन एक्स का मतलब है कि आपको जितने भी एक्स की वैल्यू दी है सबको ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन। अगर इस फॉर्मूले को आप प्रॉपर तरीके से लिखना चाहते हैं तो ये प्रॉपर तरीका है जो आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा है। क्या है प्रॉपर तरीका? देखिए मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। प्रॉपर तरीका ये है कि जब आप समेशन लगाते हैं तो यहाँ पर आई की वैल्यू 1 से लेके n तक वेरी करती है और ये एक्स आई होता है और ये होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन आप समय को बचाने के लिए सिंपल तरीके से इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पास जो सीरीज है अगर वो इंडिविजुअल सीरीज है तो इंडिविजुअल सीरीज चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा डेटा हो, आपको सिर्फ डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई करना है। यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज के केस में आप शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड को अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। बात समझ में आ रही? यानी कि समय ज्यादा लग जाएगा। शॉर्टकट मेथड से अगर आप इंडिविजुअल सीरीज को करते हैं तो आपको समय ज्यादा लगेगा और डायरेक्ट मेथड से समय कम लगेगा। अब हम इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए द वेट ऑफ 5%, देखिए 5% का आपको वेट दे रखा है किलोग्राम में और आपने पूछा कि बताइए इनका मीन वेट कितना होगा, मतलब आपको इनका मीन निकालना है। तो सबसे पहले देखो सीरीज कैसी है। यहां पर आपको जो सीरीज गिवन है वो इंडिविजुअल सीरीज है। कैसे पता चला? क्योंकि आपको इनकी कोई फ्रीक्वेंसी तो गिवन है नहीं। तो कैसी सीरीज है? इंडिविजुअल। तो क्या करेंगे? डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये x1 की वैल्यू होगी, x2, x3, x4, x5, तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे समेशन ऑफ x अपॉन n। समेशन ऑफ x का मतलब है कि x की सारी वैल्यूज को ऐड कर दीजिए डिवाइडेड बाय 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यहां पर आपका मीन आ जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई एग्जाम हुआ है ना, और आपके मान लीजिए 5 सब्जेक्ट हैं, तो जो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं आपके, अगर आप उनका एवरेज निकालना चाहते हैं तो सारे मार्क्स को ऐड कर दो, डिवाइड कर दो 5 से, तो आपके मार्क्स का क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज पे। तो हमने इंडिविजुअल सीरीज का जो मीन है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आप लोगों ने समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्क्रीट सीरीज का मीन कैसे कैलकुलेट होता है इसको जरा समझ लेते हैं। देखिए डिस्क्रीट सीरीज का मतलब जहां पर फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी, है ना, तो यहां पर आपको डेटा के साथ साथ डेटा की फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी। जैसे देखो कैसे, जैसे यहाँ पर ये हमारे पास डेटा है x1, तो यहाँ पर x1 की जो फ्रीक्वेंसी है वो f1 होगी। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं क्या है। इसका मतलब ये, मान लीजिए सीरीज के अंदर जो x1 है, जो x1 है वो 5 है और ये जो 5 है ये सीरीज के अंदर 4 टाइम्स आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो इसका मतलब इस 5 की फ्रीक्वेंसी 4 हो जाएगी, है ना। सिमिलरली x3 है, अगर मान लो x3 जो है हमारे पास ये 7 है, लेकिन ये 7 सीरीज के अंदर 5 टाइम्स आ रहा है, तो इसका मतलब f3 की वैल्यू 5 होगी। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्क्रीट सीरीज कैसी होती है, जहां पर डेटा के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। अब बात करते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज का जो मीन है वो कैसे कैलकुलेट होगा। तो अब जरा यहां पर ध्यान देना, तो मेथड टू यूज मीन। तो देखिए डिस्क्रीट सीरीज का मीन को कैलकुलेट करने के लिए आप डायरेक्ट मेथड का यूज कर सकते हैं, आप शॉर्टकट मेथड का यूज कर सकते हैं, आप स्टेप डेविएशन मेथड का यूज कर सकते हैं। मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूं, उसके बाद एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से कैलकुलेट करके आपको समझा देता हूं। ध्यान दीजिएगा जरा। डायरेक्ट मेथड आपको क्या करना है, यहां पर बहुत ही सिंपल है कि जो x1 की फ्रीक्वेंसी है उसको x1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो x1 इंटू f1, x2 की जो फ्रीक्वेंसी है उसको x2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, x2 इंटू f2, फिर x3 इंटू f3, इसी तरह से सबको मल्टीप्लाई करना है और सबको कर देना ऐड ना। उसके बाद डिवाइड करेंगे आप फ्रीक्वेंसी के सम से, जितनी भी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है सबका सम करिए और डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा, है ना, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। देखो नीचे फ्रीक्वेंसी का सम है और ऊपर एफ और एक्स का जो मल्टीप्लाई आ रहा है उन सब का सम है। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, या अगर आप इस फॉर्मूले को प्रॉपर तरीके से लिखना चाहते हैं तो ये तरीका है। यहाँ पर आपका आई जो है वो 1 से n तक वेरी करेगा और यहाँ पर एफ आई एक्स आई आ जाएगा, नीचे समेशन एफ आई आ जाएगा। यहाँ पर भी आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक वेरी करेगी।
या अगर आप समय बचाना चाहते हैं, है ना, तो आप डायरेक्ट इस तरह से यूज करिए भाई, मतलब इसका भी यही है, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है कि जो फ्रीक्वेंसी का सम होता है उसको हम कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना, कैपिटल एन। स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कैपिटल एन होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है, ये शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है ना। देखिए शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं, पहले एक एज्यूम मीन मानते हैं, ये एज्यूम मीन आपको गिवन डेटा के अंदर से ही एज्यूम करना होता है। उसके बाद आप डेविएशन निकालते हैं इस फॉर्मूले से x माइनस ए के। अब ये कैसे ए को कैलकुलेट करेंगे, कैसे डी को कैलकुलेट करेंगे और किस तरीके से फॉर्मूले को यूज करेंगे, ये सब आपको क्वेश्चन के अंदर बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। स्टेप डेविएशन मेथड, अब स्टेप डेविएशन मेथड में भी हमें एज्यूम मीन मानना होता है, लेकिन वहां पर एज्यूम मीन के अंदर से जो आप डेविएशन निकालते हैं, उस डेविएशन में अगर आपके पास कोई कॉमन फैक्टर है जिसको हम h मान के चलते हैं, तो अगर कॉमन फैक्टर है तो आप स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करेंगे और इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। बात समझ में आ गई? तो आपको मैं एक क्वेश्चन के हेल्प से ये तीनों मेथड समझा देता हूं, बहुत ही आसानी के साथ आपको ये तीनों मेथड समझ में आ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन आ गया हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज का, है ना। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन ए टेस्ट इन मैथमेटिक्स। तो ये देखो, ये मैथमेटिक्स के मार्क्स दे रखे हैं, किस तरह से दे रखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे स्टूडेंट कितने हैं जिनके 10 नंबर आए हैं, तो ऐसे स्टूडेंट है 3, है ना। 20 नंबर लाने वाले स्टूडेंट है 6। तो यहां पर ये तो हमारी एक्स की वैल्यू हो गई और ये हमारे पास हो गई फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि यहां पर जो 20 है ना, वो 6 टाइम क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, क्योंकि 6 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 20 आए। क्लियर है? तो ये सीरीज कैसी हुई, डिस्क्रीट सीरीज हुई। अब डिस्क्रीट सीरीज का मीन कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए, बहुत ही सिंपल है। देखो आपको क्या करना है, और मुझे मालूम है ये सब आपको पहले से आता होगा, बस मैं आपको क्या कर रहा हूं, जस्ट एक बार रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आप मार्क्स वाला जो कॉलम है उसको वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये मार्क्स का कॉलम आ गया और ये आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट का आ गया, यानी कि ये एक्स की वैल्यू है और ये एफ की वैल्यू है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से इसका मीन निकालना है। तो आप जानते हैं डायरेक्ट मेथड जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला ये आपके पास है ना, ये फॉर्मूला है। अब जरा ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले में क्या आ रहा है, समेशन आ रहा है एफ एक्स का और समेशन आ रहा है एफ का। अब देखो ये आपके पास x है, ये आपके पास f है, तो सबसे पहले तो आपको fx निकालना है। तो fx कैसे निकलेगा, 10 का मल्टीप्लाई 3 से करिए, 20 का मल्टीप्लाई 6 से करिए, 30 का मल्टीप्लाई 10 से करिए और यहां पर लिखते जाइए, जैसे 10 इंटू 3 30, 20 इंटू 6 120, 30 इंटू 10 300। इसी तरीके से पूरा कॉलम बन के आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या चाहिए, समेशन एफ एक्स चाहिए। अब एक बात बताओ, ये एफ एक्स का कॉलम है, ये सारी एफ एक्स की वैल्यू है। अगर आप इन सारी वैल्यू को ऐड कर देंगे तो इसका मतलब आपने सारे एफ एक्स को ऐड कर दिया, तो क्या मिलेगा आपको, समेशन एफ एक्स मिलेगा। ये जो कॉलम है आपका, ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, एफ का कॉलम है। अगर आप सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देते हैं तो आपको समेशन एफ मिलेगा। उसके बाद कुछ नहीं करना, इसको उठा के यहां रखिए और इसको उठा करके यहां रखिए, डिवाइड कर देंगे तो आपको डायरेक्ट मेथड से मीन मिल जाएगा। तो ये मीन आया आपका डायरेक्ट मेथड से। अब इसी क्वेश्चन का मीन मैं कैलकुलेट करता हूं शॉर्टकट मेथड से या एज्यूम मीन मेथड से। देखिए क्वेश्चन सेम है तो पहला कॉलम सेम रहेगा, दूसरा कॉलम सेम रहेगा। हाँ, अब हम यहां पर निकालेंगे डी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एज्यूम मीन मेथड में हमें पहले एक मीन को एज्यूम करना है गिवन डेटा के अंदर और फिर डी निकालना है, डी होगा एक्स माइनस ए। आइए वापस चलते हैं और यहां पर जरा ध्यान दो। सबसे पहले तो जो आपका x की वैल्यूज है, यहां से एक एज्यूम मीन आपको लेना है। देखिए कैसे लेंगे, आप इनमें से किसी भी नंबर को कैपिटल ए मान सकते हैं, एज्यूम मीन मान सकते हैं, लेकिन मानना किसको चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। देखिए आपको एज्यूम मीन हमेशा एक बीच का नंबर लेना होगा जो सीरीज में बीच में आ रहा हो, है ना। तो आप यहां पर देखिए बीच में, यहां पर क्योंकि यहां पर हमारे पास टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो इसका मतलब ये दोनों नंबर बीच में आ रहे हैं। तो आप 40 को भी ए मान सकते हैं, 50 को भी ए मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं। मैंने यहां पर 40 को ए मान लिया। अब आप क्या करेंगे, जब आपको ए की वैल्यू पता चल गई 40, तो अब आप डेविएशन निकालेंगे एक्स माइनस ए, इसको हम कहते हैं डेविएशन। अब देखो एक्स, ये एक्स की वैल्यू है और ए हमारे पास 40, ए फिक्स हो गया 40, तो 10 माइनस 40 माइनस 30, 20 माइनस 40 माइनस 20, 30 माइनस 40 माइनस 10, 40 माइनस 40 0, 50 माइनस 40 10।
तो इस तरीके से पूरा कॉलम आपके पास आ जाएगा डेविएशन का। अब उसके बाद आप फॉर्मूले पे अगर ध्यान दो तो फॉर्मूला हमारा होता है मीन का ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन एफ। तो ए तो हमारे पास 40 है, अब हमें एफ डी चाहिए, एफ डी। तो उसके लिए क्या करेंगे, एफ का कॉलम और डी के कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 3 इंटू 30 माइनस 90, क्योंकि ये माइनस है, 6 इंटू माइनस 20 माइनस 120। इस तरीके से पूरा कॉलम आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पूरे कॉलम को ऐड करना है, तो आपको समेशन एफ डी मिल जाएगा, है ना। और इस फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को ऐड करेंगे तो समेशन एफ मिल जाएगा। और उठा के इसको यहां पर पुट करिए 40, इसको नीचे पुट करिए 50 और ये 40। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास मीन आ जाएगा, और ये मीन आया आपके पास एज्यूम मीन मेथड से या शॉर्टकट मेथड से। अब जरा ध्यान दो, आंसर तो दोनों सेम ही है, ये भी 40.8 था, ये भी 40.8 है। आगे चलते हैं और थर्ड मेथड को भी सीख लेते हैं ना, स्टेप डेविएशन मेथड। क्वेश्चन सेम है, तो अगर क्वेश्चन सेम है तो ये एक्स का कॉलम और एफ का कॉलम तो सेम रहेगा। नाउ अब आपको क्या चाहिए, अब जरा ध्यान दीजिए, जो हमारा स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला होता है उसमें एक तो ए आता है, मतलब एज्यूम मीन, तो यहां पर भी आपको एज्यूम मीन लेना होगा, तो मैंने फिर से 40 को ले लिया। उसके बाद यहां पर आपको यू निकालना है। अब देखो यू कैसे आएगा, जरा ध्यान देना। सबसे पहले तो आप डेविएशन निकालेंगे एक्स माइनस ए, जैसा कि आपने लास्ट मेथड में भी कैलकुलेट किया था। तो डेविएशन क्या होगा, x माइनस 40। तो देखो x माइनस 40 यानी कि 10 माइनस 40, 20 माइनस 40, तो पूरा कॉलम आपके पास आ जाएगा। अब यहां पर इस कॉलम को जरा ध्यान से देखो, इसी कॉलम से आपको पता चलेगा कि आप स्टेप डेविएशन मेथड लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। देखो जरा ध्यान, क्या इस कॉलम में कोई ऐसा नंबर है, क्या इस कॉलम के नंबर, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस कॉलम को आपको ध्यान से देखना है और आपके उसके बाद आपको देखना है क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे ये सारे नंबर डिवाइड हो जाते हो। हाँ बिल्कुल है, 10। देखो यहां पर 10 सबका कॉमन फैक्टर है, तो आपको क्या करना है, इस पूरे कॉलम को 10 से डिवाइड कर देना है। तो 10 यहां पर आपके पास हो जाएगा कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर को हम यहां रिप्रेजेंट करते हैं h से। तो आपको क्या करना है, इस पूरे कॉलम को 10 से डिवाइड कर देना। ध्यान रखना यहां पर जो h की वैल्यू है वो 10 है, कितनी है, 10 है, और a की वैल्यू कितनी है, 40 है। तो यहां पर जब आप इस पूरे कॉलम को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है। अब आपको फॉर्मूले पे चलना है, तो h की वैल्यू तो आपको 10 पता चल गई, a आपके पास 40 है। नाउ समेशन एफ यू, तो आपको क्या करना है, ये रहा आपके पास f और ये रहा आपके पास u। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ये एफ यू का कॉलम आ जाएगा। उसके बाद इस सबको ऐड कर दीजिए तो समेशन एफ यू आ जाएगा। ये कितना आ रहा है, 4, और समेशन एफ कितना है, 50। उठा के यहां पर सबको पुट कर दीजिए, तो आपके पास अगेन आंसर वही आ रहा है 40.8। तो आपने देखा, आप कोई भी मेथड लगाओ आंसर रिमेन सेम। बात समझ में आ रही है, केवल कैलकुलेशन का डिफरेंस है। और यहां पर इस यूनिट के अंदर हम मैक्सिमम जगह पर डायरेक्ट मेथड को ही अप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर हमें कैलकुलेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर अलाउ होता है। हाँ, अगर आप 10th क्लास में होते तो आपके लिए मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता, क्योंकि वहां पर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, तो आपको मेथड कैलकुलेशन के हिसाब से सेलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा मेथड की इंपॉर्टेंट नहीं है, मैक्सिमम जगह पर हम डायरेक्ट मेथड को ही अप्लाई करेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज पे। तो यहां पर सबसे पहले समझ लीजिए कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या होती है। देखिए कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, लेकिन यहां पर आपको डेटा डायरेक्ट गिवन नहीं होता, यहां पर आपको क्लास इंटरवल गिवन होता है, और क्लास इंटरवल में से पहले आपको डेटा को फाइंड करना होता है। डेटा को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, एक्स को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल प्लस अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय 2। अभी मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट होता है। तो आप इस फॉर्मूले से आप x1 x2 x3 इन सब की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, आप क्लास इंटरवल को कन्वर्ट कर लेंगे डेटा में। अब एक बात बताओ, जब आपका क्लास इंटरवल डेटा में कन्वर्ट हो गया तो अब तो आपको कुछ नहीं करना, अब आपका पुराना ही मेथड बन जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज को सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर देना है, और जैसी कन्वर्जन हो जाएगा उसके बाद तो सब कुछ सेम रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर्मूले सारे सेम है, देखो फॉर्मूले वही है जो कंटिन्यूअस सीरीज में थे, है ना। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला रिमेन सेम, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला रिमेन सेम, स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला भी रिमेन सेम। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। क्वेश्चन से समझते हैं कि इसमें अंतर क्या है। देखो यहां पर ये हमारे पास कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि यहां पर आपको क्लास इंटरवल गिवन है। देखो यहां पर डेटा नहीं गिवन है, आपको क्लास इंटरवल गिवन है।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल 5 से लेकर 15 तक के बीच के जो नंबर है वो 10 टाइम्स आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो ये आपको क्लास इंटरवल दिया है, तो पहले आपको इस क्लास इंटरवल को डेटा में कन्वर्ट करना है, और डेटा में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये रहा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। देखो जरा, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्लास को लिख दिया, फिर ये फ्रीक्वेंसी आ गई ना, मिड वैल्यू एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें डेटा निकालना है। देखो कैसे निकलेगा, इस क्लास को ध्यान से देखो, इसकी लोअर लिमिट है 5 और अपर लिमिट है 15, दोनों को ऐड करो 20 आ जाएगा। 20 को आप 2 से डिवाइड कर दो, फॉर्मूले में क्या डिवाइडेड बाई 2 है, तो जब आप 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 10। सिमिलरली 15 को 25 को ऐड करो तो ये 40 आएगा, डिवाइड करो 2 से तो 20 आ जाएगा। और इसी तरीके से आपको पूरे कॉलम में करना है। तो अब जरा ध्यान दो, ये f की वैल्यू होगी फ्रीक्वेंसी, और ये x की वैल्यू होगी। अब इसका कोई यूज नहीं बचा, बात समझ में आ गई ना? यानी कि हमने क्लास इंटरवल को कन्वर्ट कर दिया किसमें? डेटा में। अब मुझे एक बात बताओ, अब ये आपके पास डेटा, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है, तो क्या अब इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस बचा क्या? अब ये क्वेश्चन हमारा कॉन्टिन्यूअस सीरीज से चला गया किसमें? डिस्क्रीट सीरीज में। अब आपको बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज में मीन को कैलकुलेट किया था। बात समझ में आ गई? तो देखो जैसे यहाँ पर डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट किया 34 आया, फिर एज्यूम मीन मेथड से किया तब भी 34 आया, स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करा तो अगेन 34 आया। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप मीन को फाइंड कर सकते हैं। तो इतना ही आपको मीन में सीखना था, ये सफिशिएंट है। अगर आपको समझ में आ गया है तो अब आप किसी भी क्वेश्चन का मीन बहुत ही आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर मैंने आपको 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दिए हैं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से मीन को कैलकुलेट करना आ जाएगा, ठीक है ना? वैसे जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, अगर आप केवल उनको भी एक बार प्रैक्टिस करके देख लेंगे तो मुझे लगता है इनको भी करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां से आपको सिर्फ मीन को कैलकुलेट करना आना चाहिए। यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर यहां से कोई क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क्स में आएगा और उसमें आपको मीन पूछा जाएगा, तो आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपको एग्जाम में मीन पूछा है तो ऐसा नहीं कि आप उस मीन को तीनों मेथड से निकाल रहे हैं, आपको केवल एक ही मेथड से निकालना है। यहां तो मैंने आपको सिखाने के लिए एक ही क्वेश्चन का मीन 3 मेथड से कैलकुलेट कराया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मूवमेंट्स, है ना? तो अब हम मूवमेंट को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो मूवमेंट कैसे कैलकुलेट होता है, आइए इसको समझते हैं। पहले देखिए, मूवमेंट को आप इससे पहले भी फिजिक्स के अंदर पढ़ चुके होंगे, और आपने वहां पर पढ़ा, मतलब वहां पर जो मूवमेंट आपने पढ़ा और यहाँ पर जो मूवमेंट पढ़ेंगे वो एंटायरली डिफरेंट है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। क्या कॉन्सेप्ट सेम है? कि जो मूवमेंट होता है ना, वो हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट होता है। ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो यहां पर भी हम मूवमेंट किसी ना किसी पॉइंट के अबाउट ही कैलकुलेट करेंगे, है ना? और पॉइंट के बेसिस पर ही हमारे पास 3 तरह के मूवमेंट आएंगे। कौन कौन से 3 टाइप के मूवमेंट होंगे, जरा इस बात को समझते हैं। देखिए, अगर आप मूवमेंट निकालते हैं मीन के अबाउट, तो उसको हम कहते हैं मूवमेंट अबाउट मीन, और मूवमेंट अबाउट मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू आर से। म्यू आर, ये जो सिंबल है, ये म्यू का सिंबल है, इसको हम कहते हैं म्यू, है ना? और म्यू आर का मतलब है आरथ मूवमेंट अबाउट मीन, आरथ मूवमेंट अबाउट मीन। तो ध्यान रखना, ये मूवमेंट हमेशा मीन के अबाउट निकलेगा और रिप्रेजेंट करेंगे म्यू आर से। आर का मतलब है आरथ मूवमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा मूवमेंट हम यहां पर निकालेंगे एनी आर्बिट्रेरी नंबर के अबाउट, मूवमेंट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी नंबर, यानी कि क्वेश्चन में कोई भी आपको आर्बिट्रेरी नंबर दिया होगा उसके अबाउट आपको मीन निकालना होगा, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम म्यू डैश आर से। मतलब दोनों का रिप्रेजेंटेशन सेम ही है, भाई यहां पर डैश नहीं आता, वहां पर डैश आ जाता है। बात समझ में आ रही है? और थर्ड टाइप का जो मूवमेंट होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं ओरिजिन के अबाउट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से, और न्यू आर का मतलब है आरथ मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0। बात समझ में आ रही है? अब देखो आपको मीन का यूज कहां पर करेंगे, यहां पर ये जो हमारा पहला वाला मूवमेंट है ना, मूवमेंट अबाउट मीन, तो जब भी आपको मीन के अबाउट मूवमेंट कैलकुलेट करना होगा तो वहां पर आप पहले मीन को कैलकुलेट करें। बात समझ में आ रही है? और जब यहां पर आप मूवमेंट को कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर भी आपको 3 तरह की सीरीज देखने को मिलेंगी। जब आप मूवमेंट निकालेंगे, या तो आपको इंडिविजुअल सीरीज गिवन होगी, या डिस्क्रीट सीरीज गिवन होगी, या कॉन्टिन्यूअस सीरीज गिवन होगी। बात समझ में आ रही है? अब देखो ध्यान दीजिएगा, तो हमारी डिस्क्रीट सीरीज होती है और कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है, वहां पर फ्रीक्वेंसी गिवन होती है ना? तो मैंने यहां पर क्या लिखा है कि हम मूवमेंट को निकालेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यानी कि
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि इसके अंदर दोनों सीरीज आ गई। कौन कौन सी? डिस्क्रीट भी और कॉन्टिन्यूस भी। बात समझ में आ रही है ना? जहां पर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी या तो वो डिस्क्रीट सीरीज होगी या कॉन्टिन्यूस सीरीज होगी। तो यहां पर हमें मूवमेंट को कैलकुलेट करना सीखना है। कौन कौन से सीरीज के लिए? इंडिविजुअल सीरीज के लिए, डिस्क्रीट सीरीज के लिए और कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए। तीनों सीरीज कैसी होती है ये मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं, बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं और अब हम मीन को कैलकुलेट कर सॉरी मूवमेंट को कैलकुलेट करना सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलों को बहुत ध्यान से समझना है। अगर आप फॉर्मूलों को समझ लेंगे तो आपको याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूले काफी सारे हैं, लेकिन अगर समझ में आ जाएगा तो आपके लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। ध्यान दे जरा, मूवमेंट अबाउट मीन, मूवमेंट अबाउट मीन। तो पहले में हम मूवमेंट अबाउट मीन निकालेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यानी कि ऐसी सीरीज जहां पर फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो ये तो आपको मालूम है, ये हमारे पास n ऑब्जर्वेशन होते हैं और ये उनकी फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक, हमें क्या करना है? सीरीज का rth मूवमेंट निकालना है ना। देन द rth मूवमेंट म्यू आर अबाउट मीन। तो मीन के अबाउट जो rth मूवमेंट होगा उसको कैलकुलेट करने का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। ये मूवमेंट को कैलकुलेट करने का जनरल फॉर्मूला rth मूवमेंट अबाउट मीन, फॉर्मूला क्या है? समेशन f ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार की होल पावर r अपॉन समेशन f। तो यहां पर ये rth मूवमेंट है। कौन सा मूवमेंट है? rth मूवमेंट है। किसके अबाउट है? मीन के। इसीलिए देखो यहां पर मीन आ रहा है, x बार क्या है? यहां पर मीन है। तो इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना, इसी फॉर्मूले से आपके सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। देखो कैसे, ये तो हमारा rth मोमेंट था मीन के अबाउट। अब मान लेते हैं हमें rth मोमेंट निकालना है आर्बिट्रेरी नंबर के अबाउट। तो सबसे पहले यहां पर जो आर्बिट्रेरी नंबर होगा उसको हम कैपिटल ए मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? कैपिटल ए। तो हमें मोमेंट निकालना है आर्बिट्रेरी नंबर ए के अबाउट। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे म्यू डैश आर से। यहां पर म्यू आर था, यहां पर म्यू डैश आर हो गया। देखो चेंज क्या आएगा, आपको मीन के अबाउट निकालना था तो यहां पर मीन आया, अगर आपको ए के अबाउट निकालना है तो मीन की जगह ए आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला रिमेन सेम। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो ये भी याद हो गया। क्लियर है? अब यहां पर आ जाओ, यहां पर आपको मीन निकालना है ओरिजिन के अबाउट, मतलब जीरो के अबाउट। तो सीधी सी बात है, जहां पर मीन आ रहा है वहां पर जीरो पुट कर दो, है ना। तो अगर मैं यहां पर जीरो पुट कर देता हूं तो ये एक्स की पावर आर बचेगा। तो देखो वही तो लिखा है, समेशन एफ एक्स की पावर आर अपॉन समेशन एफ। तो मुझे लगता है इस फॉर्मूले को याद करते ही आपको तीनों फॉर्मूले याद हो गए होंगे। लेकिन जो हमारे क्वेश्चन मूवमेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं वहां पर आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द फर्स्ट फोर मूवमेंट, या तो मीन के अबाउट पूछा जाएगा, या आर्बिट्रेरी नंबर के अबाउट पूछा जाएगा, या फिर ओरिजिन के अबाउट पूछा जाएगा। तो वहां पर हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से समझिए। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको पहले चार मूवमेंट पूछे हैं तो आपको क्या करना होगा, यहां पर आर की जगह वन रखना होगा, म्यू वन, और यहां पर भी आर की जगह वन रखना होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहां पर अगर आपसे देखिए, अगर आप मान लीजिए पहला मूवमेंट निकालना है तो आपको तीनों में आर की जगह वन पुट करना होगा। अगर आपको सेकंड मूवमेंट निकालना है तो आर की जगह टू पुट करना होगा। थर्ड मूवमेंट निकालना है तो आर की जगह थ्री पुट करना होगा। अगर आपको फोर्थ मूवमेंट निकालना है तो आर की जगह फोर पुट करना होगा। अब चलिए इसको सीख लेते हैं जरा ध्यान से। देखो ना, मूवमेंट अबाउट मीन, मूवमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर, मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। देखो जो आर की वैल्यू है वो जीरो भी हो सकती है, वन हो सकती है, टू हो सकती है, थ्री हो सकती है, फोर हो सकती है, आगे तक जाएगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, तो पहले चार मूवमेंट होते हैं, अगर आपको कभी भी पूछा जाए कि फर्स्ट फोर मूवमेंट को कैलकुलेट करिए तो वहां पर आप आर की वैल्यू वन से लेके फोर तक लेंगे। अगर आपको पहले तीन मूवमेंट पूछे जाते हैं तो आप आर की वैल्यू वन से लेके थ्री तक लेंगे, यानी कि म्यू जीरो आपका फर्स्ट मूवमेंट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? आप म्यू जीरो को निकाल सकते हैं। तो देखो अब आपको करना क्या है, आप इस फॉर्मूलों में आर की जगह अगर जीरो पुट कर देंगे, आर की जगह क्या पुट कर देंगे, जीरो। देखो अगर मैं यहां पर आर की जगह जीरो पुट करता हूं तो ये वैल्यू तो वन हो जाएगी, क्योंकि किसी की भी पावर जीरो करोगे तो वन आएगा। तो यहां पर बचेगा क्या, समेशन एफ, और नीचे भी समेशन एफ। समेशन एफ से समेशन एफ कट जाएगा, आंसर आ जाएगा वन। सेम चीज यहां पर है, यहां भी वन आएगा, यहां भी वन आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो म्यू जीरो की वैल्यू है ना वो तीनों जगह पर वन है। म्यू जीरो भी वन है, म्यू डैश जीरो भी वन है, और म्यू जीरो भी क्या है, वन है। अब आगे बढ़ते हैं और पुट करते हैं आर की जगह वन। जब आप आर की जगह वन पुट करोगे, है ना,
मैं ऑलरेडी पहले आपको सिंप्लीफाई करना सिखा चुका हूं। जब आप यहां पर आर की जगह 1 पुट करोगे तो ये पूरा का पूरा आंसर आपका 0 आएगा। कैसे आएगा, उसके लिए आपको सिंप्लीफाई करना होगा। चलिए मैं एक सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूं आपको। देखो, अगर मैं आर की जगह 1 पुट कर दूं तो ये क्या बनेगा, समेशन एफ और यहां पर x माइनस एक्स बार और डिवाइडेड बाई समेशन एफ आएगा, है ना। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो f को अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा समेशन एफ। तो मैंने क्या करा, समेशन एफ को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये समेशन एफ एक्स हो गया। यहाँ एक्स बार क्योंकि कांस्टेंट होता है, मीन है, तो ये बाहर रहेगा समेशन से और ये समेशन एफ अपॉन में समेशन एफ आएगा। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, अगर आप इनको अलग अलग कर दें, अगर आप इनको क्या कर दें अलग अलग, तो ये समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ आएगा माइनस एक्स बार और समेशन एफ अपॉन समेशन एफ आएगा। अब देखो ये तो कैंसिल हुआ और ये समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ जो होता है मीन का फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब ये है इसकी जगह पर तो आ जाएगा एक्स बार और यहां पर भी ये कैंसिल हो गया तो ये भी बचा एक्स बार, कैंसिल हुआ, आंसर आया 0। बात समझ में आ गई। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहां पर आर की जगह 1 पुट करते हैं तो ये वैल्यू आपको 0 मिलेगी, ठीक है। फिर आप आर को यहां 1 पुट करेंगे, यहां भी 1 पुट करेंगे, तो मैं अब आपको बताता हूं कि क्या क्या आपके पास आंसर आ जाएंगे। देखो म्यू 1 आएगा 0, म्यू 1 डैश 0 नहीं आएगा, ये एक्स बार माइनस ए आएगा। बात समझ में आ रही है। और न्यू 1 की वैल्यू एक्स बार आएगी और ये आपको देखिए, ये आपको अगर आप डायरेक्ट याद कर लें तो बहुत ही अच्छा। बात समझ में आ रही है ना कि म्यू 1 0 होता है, म्यू 1 डैश एक्स बार माइनस ए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है ये। और न्यू 1 जो होता है वो एक्स बार होता है। इन तीनों को आपको डायरेक्टली याद अगर आप कर लेंगे ना तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, यहां पर आर की जगह 2 पुट करना है। अब ये आसान है, यहां पर आर की जगह पुट करो, यहां भी 2 पुट करो, यहां भी। अब आपको सिंप्लीफाई नहीं करना है ना। जब आप आर की जगह 2 पुट करेंगे तो ये आपके पास फॉर्मूले आ जाएंगे, तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आर की जगह क्या पुट कर देना, 2 पुट कर देना। बात समझ में आ गई। अब यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो यहां पर ये वाला फॉर्मूला होता है ना म्यू 2 का, इसको हम वेरिएंस भी कहते हैं। आगे जाके हम वेरिएंस का फॉर्मूला आएगा हमारे पास, तो एक्चुअल में यही हमारा वेरिएंस भी होता है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो वेरिएंस होता है वो म्यू 2 के बराबर होता है। आगे जाके हम पढ़ेंगे वेरिएंस, तो ध्यान रखना वेरिएंस का फॉर्मूला वही होगा जो म्यू 2 का फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। वेरिएंस और म्यू 2 एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं। नाउ आर की जगह 3 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा, और अगर आर की जगह 4 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये हमारे पास फॉर्मूले हो गए किसके लिए, अगर आपके पास सीरीज कॉन्टिन्यूअस है और डिस्क्रीट है तो ये फॉर्मूले आपको अप्लाई करने होंगे ना। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की, कि भाई अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज दी हो तो मोमेंट के फॉर्मूले क्या होंगे, है ना, तीनों केस में। देखो जरा ध्यान से देखो, बहुत आसान है। अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास इंडिविजुअल सीरीज है तो इसका मतलब ये आपको फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होगी, सिर्फ आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन होंगे। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूले आपके अगेन सारे फॉर्मूले सेम रहेंगे, बस आपको क्या करना है उसको बात को ध्यान से समझिए। ये सारे फॉर्मूले सेम रहेंगे। यहां पर एफ आ रहा है क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में एफ नहीं होता, तो आपको यहां से एफ को हटा देना है। मतलब आपके पास क्या बचेगा, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। और यहां पर इसकी जगह पर आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखना है, सब में यही करना है। तो आपके सारे फॉर्मूले बन जाएंगे इंडिविजुअल सीरीज के। देखो वही मैंने लिखा है कि आपको एफ को सभी फॉर्मूले में से रिमूव कर देना है, हटा देना है ना। और समेशन एफ की जगह आपको एन लिख देना है, तो आपके जो फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्मूले बन जाएंगे, ठीक है। अब ये जितने भी फॉर्मूले हैं मैंने आगे दोबारा से लिखा हुआ है टेबल की फॉर्म में। देखो मूवमेंट फॉर इंडिविजुअल सीरीज, ये जो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज का जो मूवमेंट होगा, है ना, उनके सारे फॉर्मूले ये रहे। देखो आप ध्यान से देखो जरा, एफ हटा दिया, देखो यहां से एफ को हटा दिया, यहां पर समेशन एफ की जगह एन लिख दिया। सिमिलरली यहां पर भी हमने ऐसे ही किया। तो ये आपके पास इंडिविजुअल सीरीज के सारे फॉर्मूले एक ही जगह पर एक ही टेबल में मैंने लिख दिए। और ये आपके सारे फॉर्मूले हो गए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के। अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो अगर आप यहां से एफ को हटा देते हो और यहां पर इसकी जगह एन लिख देते हो तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा इंडिविजुअल सीरीज का। आप देखो वही फॉर्मूला लिखा, बात समझ में आ रही है। तो अब आपको आसानी हो जाएगी इन सभी फॉर्मूलों को याद रखना। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं
और अब हम करते हैं इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व। देखो पहला क्वेश्चन आ गया आपके पास, फाइंड द फर्स्ट 4 मूवमेंट ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल सीरीज। अब देखो ये क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन आप लोगों को इस क्वेश्चन को अपने रजिस्टर में सॉल्व करके देखना है विद कैलकुलेशन। ध्यान से समझिए, फाइंड द फर्स्ट 4 मूवमेंट ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल सीरीज। आपको इंडिविजुअल सीरीज गिवन है और आपसे पहले 4 मूवमेंट पूछे, लेकिन ये नहीं पूछा कि किस पॉइंट, ये नहीं बताया कि किस पॉइंट के अबाउट, मीन के अबाउट है या फिर आपका आर्बिट्ररी नंबर के अबाउट है या फिर ओरिजिन के अबाउट है। तो जरा ध्यान से समझिए, अगर आपसे ये नहीं कहा गया कि किसके अबाउट निकालना है, तो यहां पर बाय डिफॉल्ट आप मीन के अबाउट निकालेंगे, क्योंकि आर्बिट्ररी नंबर के अबाउट आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि आपको आर्बिट्ररी नंबर गिवन नहीं है। ओरिजिन के अबाउट भी आप नहीं निकालेंगे, क्योंकि नहीं कहा गया कि ओरिजिन के अबाउट। तो बाय डिफॉल्ट आप ये मान के चलेंगे कि आपको मूवमेंट किसके अबाउट निकालना है, मीन के। अब देखो कैसे कैलकुलेट होगा, जरा ध्यान से समझिए। ये आपको इंडिविजुअल सीरीज दी है, एक्स की वैल्यू दी है, तो सबसे पहले आप इसको वर्टिकल कॉलम में मैंने लिख दिया। यहां पर मैंने इनकी नंबरिंग कर दी, ये हमारा पहला डेटा है, ये दूसरा डेटा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, अब ये क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज है तो आपको इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्मूले लगाने हैं और आपको पहले 4 मूवमेंट निकालने हैं। तो जरा वापस आते, ये मेरे पास टेबल है, यानी कि आपको ये चारों मूवमेंट निकालने हैं। मीन के अबाउट यही तो चारों मूवमेंट है पहले, ये फर्स्ट मूवमेंट नहीं है, ध्यान रखना, फर्स्ट मूवमेंट यहां से स्टार्ट होगा, है ना। तो ये चारों मूवमेंट निकालने। अब देखो इसमें आपको क्या क्या चाहिए, आपको एक तो इसमें, ओ ये नहीं, ये तो उसका है, इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, ये इंडिविजुअल सीरीज का, ये चारों आपको निकालने। तो जरा ध्यान दो, इसमें आपको क्या क्या फाइंड करना है। एक तो आपको x माइनस एक्स बार फाइंड करना है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, है ना। फिर x माइनस एक्स बार का होल क्यूब आपको फाइंड करना है। फिर x माइनस एक्स बार की होल पावर आपको 4 फाइंड करनी है। यहां पर इसको हटा देता हूं, f नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो इन चारों को कैलकुलेट करना है, तो बहुत ही आसानी के साथ आप कैलकुलेट करेंगे। देखिए सबसे पहले तो ये आपके पास x दिया है, अब क्योंकि आपको मीन के अबाउट निकालना है, तो सबसे पहले तो आपको मीन फाइंड करना पड़ेगा, एक्स बार की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये तो इंडिविजुअल सीरीज है, और इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। तो यहाँ पर ये सारे ऑब्जर्वेशन है, इनका सम आया 45 और नंबर ऑब्जर्वेशन 5 है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, 45 को 5 से डिवाइड किया, यहाँ पर मीन आ गया। देखिए मैंने मीन को, मैंने टेबल पहले बनाई है और कैलकुलेशन मैं अगले पेज पे कर रहा हूँ। तो यहां से मेरे पास मीन आ गया 9, तो ये एक्स बार की वैल्यू है। अब क्या करेंगे, अब आप पहले तो एक्स माइनस एक्स बार निकालिए, है ना। तो ये कैसे निकलेगा, एक्स बार आपके पास 9 है, तो 3 माइनस 9 माइनस 6, 6 माइनस 9 माइनस 3, 8 माइनस 9 माइनस 1, 10 माइनस 1, 10 माइनस 9 1, और 18 माइनस 9 9। तो आपके पास देखो ये पूरा कॉलम आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका स्क्वायर चाहिए, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। -6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 होगा। इसी तरह से सबका स्क्वायर कर देंगे आप। उसके बाद आप इसका क्यूब करेंगे, ये क्यूब आ गया। याद रखना, जब स्क्वायर करेंगे तो सारे नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन जब आप क्यूब करेंगे तो नेगेटिव का नेगेटिव ही आएगा। साइन गलत नहीं करना आपको, ठीक है ना। और जब आप पावर 4 करेंगे इसके, तो फिर से सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो मुझे लगता है आपके पास कैलकुलेटर है, जिसका स्क्वायर आपको नहीं मालूम या जिसकी पावर आपको नहीं मालूम, उसको कैलकुलेटर से निकाल दें। तो यहां पर देखो आपके पास सारे कॉलम आ गए। अब अगर हम फॉर्मूला की बात करें, तो फॉर्मूला में हमें इन सबका सम भी चाहिए। तो देखो अगर मैं इसका सम करूं तो ये 0 आएगा, और आना भी चाहिए क्योंकि हमारा μ1 0 होता है ना। इसका सम करेंगे तो ये 128 आ रहा है, इसका सम करेंगे तो 486 आ रहा है, और इसका सम करेंगे तो 7940 आ रहा है। अब आपको सिर्फ फॉर्मूले को अप्लाई करना है। देखिए जरा, तो मूवमेंट अबाउट मीन, तो μ1 इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है μ1 0 होता है। क्या होता है, 0। आगे बढ़ते हैं, μ2 का फॉर्मूला ये रहा, और इसको हम कैलकुलेट कर चुके हैं। कैसे, यहां देखो, जब आप इसको सबका सम करोगे तो समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, और ये 128 है, तो यहां पर पुट करो 128, नंबर ऑब्जर्वेशन 5 है, तो यहां पर μ2 आ गया। इसी तरह से μ3 निकाल देंगे और μ4 को भी निकाल देंगे। कैलकुलेटर का यूज करके आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करेंगे, तो आपको मीन के अबाउट मूवमेंट कैलकुलेट करना आ जाएगा। बात समझ में आई। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, द नंबर ऑफ फ्लावर ऑन ए सनफ्लावर प्लांट्स आर गिवन, यानी कि यहां पर आपको डिस्क्रीट सीरीज दी है। देखो ये नंबर ऑफ फ्लावर है, नंबर ऑफ प्लांट है। इसका मतलब ये है कि ऐसे प्लांट कितने हैं जिनके ऊपर 3 फ्लावर है, वो 1 है। 6 फ्लावर्स वाले प्लांट कितने हैं, 2 है।
तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है, ये आपके पास एक्स की वैल्यू है। अब इसको मैंने क्या करा, पहले वर्टिकल कॉलम में लिख दिया, ये एक्स की वैल्यू आ गई, ये एफ की वैल्यू आ गई। अब जो हमारा फॉर्मूला है ना, हमें किसके अबाउट निकालना है, यहाँ पर लिखा है कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट मीन। तो सबसे पहले तो आपको मीन को निकालना पड़ेगा। अब क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज है, तो डिस्क्रीट सीरीज का मीन कैसे निकलता है, डिस्क्रीट सीरीज का मीन निकलता है समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ से। तो ये आपके पास एफ है और ये आपके पास एक्स है। पहले तो आपको मीन निकालना पड़ेगा, और मीन निकालना मैं आपको बता चुका हूं, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, एफ एक्स का कॉलम आ जाएगा। तो ये समेशन एफ एक्स हो गया, ये समेशन एफ हो गया। तो सबसे पहले आप मीन का फॉर्मूला लगाएंगे और यहां से मीन निकालेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको मीन को कैलकुलेट करना क्यों बताया था। क्लियर है ना। तो यहां से आपके पास मीन आ जाएगा 16, मतलब एक्स बार आ जाएगा। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, डेटा को फाइंड करना है। जैसे फॉर्मूले में जो हमारा म्यू टू का फॉर्मूला होता है वो होता है एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन समेशन एफ। तो आपको ये वैल्यू फाइंड करनी होगी, और ये भी फाइंड, ये तो आपको पहले से कैलकुलेट कर चुके हो, मालूम है 15 है। इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो x माइनस एक्स बार निकालो, फिर आपको क्या करना है, f को मल्टीप्लाई करना है x माइनस एक्स बार से, तो f x माइनस एक्स बार आपके पास आ जाएगा। हालांकि हम इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि इससे निकलता है म्यू1, और म्यू1 का तो हमें पहले से मालूम है कि 0 आता है, इसका सम हमेशा 0 ही आएगा। बात समझ में आ रही है ना। f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, अब देखो कैसे निकालेंगे। देखो f आपके पास ये रहा, ध्यान से कैलकुलेशन करना, ये f है आपके पास, क्या है f, है ना। आपको क्या करना है, इस f को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। मतलब आप पहले क्या करेंगे, पहले आप कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर कर दो, फिर उसमें इस 10 को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ कैलकुलेशन ज्यादा है, मूवमेंट के जो क्वेश्चन है उनमें कैलकुलेशन नो डाउट ज्यादा है, लेकिन अगर आप ध्यान से करेंगे तो आपका आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा सा समय यहां पर ज्यादा लगेगा, है ना। तो f को मल्टीप्लाई करना है इसके स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा। फिर आपको f को मल्टीप्लाई करना है इसके स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा। फिर आपको f को मल्टीप्लाई करना है इसके स्क्वायर से, तो आपके पास ये आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। सिमिलरली फिर आप ये कॉलम फाइंड करेंगे, इसमें क्या करेंगे आप, फिर से आपको क्या करना होगा, f को मल्टीप्लाई करना होगा इसके क्यूब से, फिर f को मल्टीप्लाई करेंगे इसके क्यूब से, तो आपके पास ये कॉलम आ जाएगा। फिर आपका लास्ट वाला कॉलम में क्या हो रहा है, f को मल्टीप्लाई करना है x माइनस एक्स बार की होल पावर 4 से, मतलब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है इसकी पावर 4 से, तो आपके पास लास्ट वाला कॉलम आ जाएगा। उसके बाद इन सारे कॉलम का कैलकुलेटर की हेल्प से आप क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे, तो सब में समेशन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, समेशन। सारी वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं, इसके बाद आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो मोमेंट म्यू1 तो डायरेक्ट लिख दो आप 0, इसको मत कैलकुलेट करना, है ना। म्यू2 का फॉर्मूला ये है, और इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, और इसकी वैल्यू भी हमें पता है। दोनों की वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख दो, देखो इसकी वैल्यू कहाँ है, ये है ना 21400, यहाँ पर पुट कर दिया मैंने 21400 अपॉन 100, तो आपके पास म्यू2 आ जाएगा। इसी तरह से म्यू3 का फॉर्मूला लगाओ, म्यू3 आ जाएगा, म्यू4 का फॉर्मूला लगाएंगे तो म्यू4 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं मोमेंट को कैलकुलेट करना कितना आसान है। अब यहां पर मैंने आपको मोमेंट कैलकुलेट करना मैं आपको बता रहा हूं मीन के अबाउट, इसके अबाउट, मीन के अबाउट। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज बताते चलता हूं। अगर मान लीजिए मेरा जो पहला क्वेश्चन था ये मैंने आपको मीन के अबाउट तो बता दिया, अगर इसी को कह दिया जाता कि कोई आर्बिट्रेरी नंबर आपको दे देते, मान लीजिए आपको आर्बिट्रेरी नंबर दे दिया 12, और आपसे कहा जाता कि जो आर्बिट्रेरी नंबर है 12 इसके अबाउट मीन निकालो, तो आपको क्या करना होता, जरा ध्यान से समझिए। अब क्वेश्चन आपके पास और आसान हो गया, देखो कैसे। अगर आपको आर्बिट्रेरी नंबर के अबाउट पूछा है तो आपको मीन निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब ये कॉलम आपको हटा देना है, ये कॉलम आपके क्वेश्चन में नहीं आएगा आंसर में, क्योंकि आपसे आर्बिट्रेरी नंबर के अबाउट पूछा, मीन के अबाउट नहीं पूछा, तो आपको मीन नहीं कैलकुलेट करना है, तो आपको मीन कैलकुलेट नहीं करना, यानी कि ये पार्ट आपको नहीं करना। उसके बाद आपको 12 के अबाउट कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करना होगा, यहां पर जहां पर एक्स बार आ रहा है यहां सब जगह कैपिटल ए आ जाएगा, और ए की वैल्यू होगी 12, क्या होगी 12 होगी। यानी कि जैसे यहां पर आपने एक्स माइनस एक्स बार किया था ना, x3 और माइनस जो भी आपका एक्स बार रहा होगा, है ना, एक्स माइनस एक्स बार कितना था, 16 था, तो 3 माइनस 16 माइनस 13 आया। आपको क्या करना होगा, 3 माइनस 12 करना होगा, क्योंकि आप 12 के अबाउट निकाल रहे हैं, तो एक्स बार की जगह ए आ जाएगा 12, सब जगह वही आ जाएगा ए, तो देखो और आसान हो गया।
तो यानी कि अगर आपको आर्बिट्रेरी नंबर के अबाउट कैलकुलेट करना हो तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, बस एक्स बार की जगह आर्बिट्रेरी नंबर आएगा, कैलकुलेशन बदल जाएगी, क्वेश्चन सेम रहेगा। अगर आपको इसी क्वेश्चन में ओरिजिन के अबाउट कैलकुलेट करना हो तो और आसान हो जाएगा, क्यों? ओरिजिन होता है 0, तो आपको क्या करना होगा, यहां पर 0 लिखना होगा, तो x माइनस 0 तो मतलब यही आ जाएगा पूरा कॉलम x का ही। यहां पर क्या आ जाएगा, f इंटू एक्स आ जाएगा, यहां पर f इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहां पर f इंटू एक्स क्यूब आ जाएगा, और यहां पर f इंटू एक्स की पावर 4 आ जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको तीनों बता दिया कि अगर मीन के अबाउट करना है तो क्या करना होगा, आर्बिट्रेरी नंबर के अबाउट अगर आपसे पूछ लिया जाए तब क्या करेंगे, और अगर ओरिजिन के अबाउट पूछ लिया जाए तब क्या करेंगे। बात समझ में आ रही? क्योंकि देखिए अगर मैं सबके क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, एक ही क्वेश्चन से आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो इस क्वेश्चन में भी आपको यही करना है, यहां तो मीन के अबाउट है तो ठीक, देखिए अगर मीन के अबाउट है तो ठीक है, और अगर आपको आर्बिट्रेरी नंबर दिया है तो जहां जहां हमने मीन लिया है वहां पर आप आर्बिट्रेरी नंबर ले लेंगे, और अगर ओरिजिन के अबाउट पूछा हो तो जहां जहां पर हमने मीन लिया है वहां आप 0 लिख देंगे और आपके पास पूरी कैलकुलेशन हो जाए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहां क्या कहा कि कैलकुलेट μ1 μ2 μ3 μ4 फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो यहां पर आपको बताया नहीं किसके अबाउट लिखना, लेकिन आप इस नोटेशन से समझ जाएंगे कि ये मीन के अबाउट है। अगर मान लो यहां पर डैश लगा होता तो इसका मतलब ये आर्बिट्रेरी नंबर के अबाउट होता है ना। तो कई बार आपको नोटेशन से भी समझना होता है कि कौन सा मूवमेंट निकालना है। तो यहाँ पर अगेन आपको मूवमेंट निकालना मीन के अबाउट, ठीक है ना। और अगर आपको कोई आर्बिट्रेरी नंबर दे दिया जाए तो आप आर्बिट्रेरी नंबर के अबाउट निकाल सकते हैं, ओरिजिन दे दिया जाए तो आप 0 के अबाउट निकाल सकते हैं, तरीका सेम रहेगा। तो क्योंकि मीन के अबाउट निकालना है तो सबसे पहले तो देखो ये मार्क्स का कॉलम हो गया, मतलब ये, अब यहाँ पर जरा ध्यान देना, इस बार जो हमारे पास सीरीज है वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज है क्योंकि यहाँ पर क्लास इंटरवल गिवन है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर क्लास इंटरवल को लिख दिया, ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। तो सबसे पहले तो मुझे इस सीरीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा डिस्क्रीट सीरीज में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास फार्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो 5 प्लस 15 20 डिवाइडेड बाई 2 10, देखो 10 आ गया। इसी तरीके से पूरी सीरीज को आप निकाल देंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि आपको मीन के अबाउट मूवमेंट फाइंड करना है तो सबसे पहले आप इसका मूवमेंट सॉरी मीन को फाइंड करेंगे। तो मीन को फाइंड कैसे करते हैं, ये f है ये x है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास ये fx का कॉलम आ जाएगा, इसको आप ऐड कर दीजिए तो ये समेशन fx आ जाएगा, और समेशन fx को जब आप f से डिवाइड करेंगे तो आपके पास मीन आ जाएगा, जो मैंने आगे किया हुआ है। देखो 3400 अपॉन 100 कितना आ गया 34, तो मीन की वैल्यू आपके पास आ गई 34। तो याद रखना x बार आपके पास 34 है। तो अब आप क्या करेंगे, x में से x बार को माइनस करेंगे, 10 में से 34 माइनस करेंगे 24 आएगा, 20 में से 34 माइनस करेंगे -14 आएगा। इसी तरीके से आपका पूरा कॉलम आ जाएगा। अब जरा ध्यान देना, अगर मान लो आपसे कहा गया होता कोई आर्बिट्रेरी नंबर आपको दे देते 30 और आपसे कहते कि 30 के अबाउट मीन निकालो, तो आपको क्या करना होता, फिर आपको मीन को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप क्या करते, सीधे x माइनस 30 करते, है ना, यानी कि x माइनस 30 कितना आता -20, यहाँ पर 20 माइनस 30 -10, और पूरा कॉलम आपके पास आ जाता। आपको बस क्या करना था, यहाँ पर a लिखना था 30। बात समझ में आ गई? इसी तरह से आगे भी सब निकाल लेते। तो यहाँ पर अभी हमें मीन के अबाउट पूछा, अगर ओरिजिन के अबाउट होता तो यहाँ पर 0 आता, मतलब यहाँ पर x, यहाँ पर केवल x ही होता, ये fx होता, ये fx स्क्वायर होता, ये fx क्यूब होता, ये fx की पावर 4 होता। बात समझ में